धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पुलवामा पर, जी हां, उसी पुलवामा पर जिसके होने के बाद, जिसके घटने के बाद सहानुभूति बटोरते हुए नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिर से सत्ता हथिया ली थी, या सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, या दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उसी पुलवामा कांड को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए। उसी पुलवामा कांड को लेकर कई बड़े ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर। और उसके बाद क्या हो रहा है? पूरा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो अब ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके हैं, उनके अलावा पूरा आईटी सेल, पूरे सोशल मीडिया पर बैठे हुए भगवा गैंग के लोग इस बड़े खुलासे को दबाने और छिपाने में लग गए हैं। लेकिन हम इस खुलासे से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। इस पहली खबर में बताने जा रहे हैं कि बड़ा खुलासा हुआ क्या है और उसको लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने किस तरीके के सवाल उठाए हैं, और पूरा भोंपू मीडिया और पूरा भगवा गैंग किस तरीके से इस मुद्दे पर शांत बैठा हुआ है। पहले खुलासे से रूबरू। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये अब इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सुन लिया आपने, ये हैं जनाब सत्यपाल मलिक, 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। मोदी के, नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं, पुराने भाजपाई बताए जाते हैं। और इन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जब इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को कि एयरक्राफ्ट नहीं दिए होम मिनिस्ट्री ने और इस वजह से ये हादसा हुआ है, ये हमारी चूक की वजह से हुआ है, तो इनको नरेंद्र मोदी ने कहा चुप, खामोश रहो। अब सत्यपाल मलिक की क्या स्थिति है, उन्हें कैसे उनके हाल पे छोड़ दिया गया है, जानकारी दे रहे हैं पवन। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं, एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने XYZ अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में? पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। सुन लिया, जो दंगाई हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जेल गए हैं, जो उजूल फजूल की फिल्म बना के करोड़ों कमाने में लगे हुए हैं, जो इनके लगे सगे हैं, उनको तो Y+ और Z+, जो इनके महा ठग हैं, उनको तो Y+ Z+ दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद वहां का गवर्नर रहा हो, 4 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, उसको कैसे छोड़ दिया गया है? किराए के कमरे में SPO के हवाले कर दिया गया है। ये सवाल बहुत गंभीर उठता है, क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया? वैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है और ये तो चाहते हैं कि वो मर ही जाएं। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने 5 सवाल पूछे हैं सरकार से, सुन लीजिए। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? जैश की धमकी को, जैश-ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया?
और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए, और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? सुन लिया आपने, सुप्रिया सुलेनेथ ने बहुत जिम्मेदारी के साथ तमाम सवालों को उठाया है और उन्होंने इन सवालों के जवाब चाहे। लेकिन जैसा हमेशा होता है कि जब भी जवाब देने की बारी आती है तो सरकार गूंगे का गुड़ खा लेती है। हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, वही कुछ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। पर हम जानते हैं कि अभी जो प्रयास हो रहे हैं कि इस न्यूज को किसी भी तरह से दबाया जाए और कहीं हेडलाइन पैदा करें, इसको हेडलाइन में मत रखें, तो कुछ ना कुछ प्रयास तो होता रहेगा आज और कल, पर यह मुद्दा जाएगा नहीं। इंटरव्यू से जो सवाल उठते हैं, सुन लिया आपने, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि मुद्दे को दबने नहीं देंगे और खुलासा बहुत बड़ा हुआ है। ये तो एक छोटी सी बात है जो पुलवामा को लेकर इस खबर में मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा है। 1 घंटे से ऊपर का ये इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू की बहुत सारी क्लिप निकालेंगे और आपको अलग अलग पहलुओं से उसके रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्या सरकार इस मुद्दे पर जवाब देगी? क्या दलाल मीडिया और पूरा IT सेल इस मुद्दे को गायब कर देगा और अब बुरा दौर शुरू हो जाएगा सत्यपाल मलिक का? क्योंकि गुलामों को नवाजा जा रहा है लेकिन सत्य बोलने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। ये हम लोग देख ही रहे हैं पिछले 9 साल से। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।